Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start our brand new topic that is basic terms of accountancy. हाँ तो बच्चे, आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं यहाँ पे हम कक्षा 11वीं का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का, जिसका नाम है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी। सबके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा बच्चे कि हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पहला चैप्टर क्यों नहीं किया। बच्चे इसके पीछे एक वजह है, वो आपको वजह आने वाले टाइम तक आराम से समझ आ जाएगी। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अकाउंटिंग की कुछ ऐसी टर्म्स को पढ़ते हैं जो हमारे पूरे आगे अकाउंटिंग में काम आएंगी। बच्चे ये वीडियो आप अगर ध्यान से देखोगे तो तभी आगे जाकर आपको पूरी अकाउंटेंसी समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम जो कुछ ऐसी टर्म्स पढ़ेंगे जो हर जगह आगे काम आने वाली है। तो आइए पहली टर्म की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो आइए पहले रीड कर लेते हैं। Business transaction are those activities of business which involve transfer of goods and services between two parties in terms of money, for example purchase of good or sales of good etc. हाँ तो बच्चे से सरल भाषा में समझते हैं हम क्या कह रहे हैं कि बच्चे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। जब भी दो पार्टीज के बीच में सामान का अदला बदली होगा, मतलब कि एक इंसान ने दूसरे इंसान से सामान खरीदा या बेचा इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के बदले में, तो उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन। फिर से समझ लेते हैं बच्चे, जैसे मैंने तुमसे सामान खरीदा, ठीक है, तुमने मुझे सामान बेचा, तो हम दो पार्टीज हैं, हमारे बीच सामान का अदला बदली हुआ, मैंने तुमसे सामान खरीदा, तुमने मुझे बेचा, किसमें, इन टर्म्स ऑफ मनी, तो इसी को हम क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसीलिए इसकी एग्जांपल में लिया गया है परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स। होप सो बच्चे तुम्हें बिजनेस ट्रांजैक्शन टर्म समझ आ गई होगी। देन आता है बच्चे अकाउंट क्या होता है। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। समझते हैं ध्यान से, अकाउंट क्या है। सबका बैंक में अकाउंट होगा, लेकिन किसी को इसको प्रॉपर मीनिंग नहीं पता कि प्रॉपर मीनिंग अकाउंट का होता क्या है। बच्चे जब भी एक जैसी ट्रांजैक्शन, सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन एक हेड के नीचे लिख दी जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, अकाउंट। फॉर एग्जांपल लगा लो बच्चे, हम लगा लेते हैं यहां पे सैलरी अकाउंट। क्या ले लिया हमने, सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट के नीचे हम क्या करेंगे, एक जैसी ट्रांजैक्शंस लिखेंगे, मतलब कि सैलरी के रिगार्डिंग सारी ट्रांजैक्शन कहां आएंगी, सैलरी अकाउंट के नीचे। तो फिर से सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जब भी एक जैसी ट्रांजैक्शन एक हेड के नीचे लिख दी जाएगी, उस हेड को क्या बोलेंगे, हम अकाउंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अनमोल वर्मा है, तो अनमोल वर्मा के रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांजैक्शन है, अनमोल वर्मा ने किससे पैसा लिया, किससे पैसा दिया, जब ये सारी ट्रांजैक्शनें एक हेड के नीचे लिख दी जाएंगी, उस हेड को बोलेंगे हम अकाउंट। उसी तरह से हमने सैलरी की एग्जांपल ली कि सैलरी जैसी एक जैसी ट्रांजैक्शनें जब एक हेड के नीचे लिख दी जाएगी, उस हेड को बोलेंगे हम सैलरी अकाउंट। तो अकाउंट क्या हुआ, अकाउंट है रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शनों का। अकाउंट क्या है, रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शनों का एक हेड के नीचे। होप सो बच्चे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है बच्चे कैपिटल किसे कहते हैं। कैपिटल समझते हैं बच्चे। जब भी एक बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में कोई पैसा या कोई वस्तु लेकर आएगा जिसका पैसे में कीमत है, उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक इंस्टीट्यूट है, मैं अपने इंस्टीट्यूट जब शुरू करना था उसमें कुछ 1 लाख रुपया लेकर आ गया, वो 1 लाख रुपया क्या है, कैपिटल है। तो बच्चे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास घर पे चेयर्स पड़ी थी, मैं वो चेयर्स भी अपने इंस्टीट्यूट में ले आया, क्या वो कैपिटल कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? हाँ जी सर, वो बिल्कुल कैपिटल कहलाएगी, क्योंकि उन चेयर्स की एक मॉनेटरी वैल्यू है, एक मनी वैल्यू है। तो इससे हमें यह समझ में आया कि जब भी एक बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में कोई पैसा या कोई वस्तु लेकर आएगा, उस वस्तु की मनी वैल्यू होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। तो बच्चे अब हम अपनी अगली टर्म की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है ड्रॉइंग्स। आइए समझते हैं। इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। ध्यान से समझते हैं। जब भी एक बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में से कोई पैसा
या कोई वस्तु लेकर आएगा पर्सनल पर्पस के लिए तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल लगा लो, तुम्हारे सर का गोलगप्पे का बिजनेस है, तुम्हारे सर का क्या है, गोलगप्पे का बिजनेस है, और वो रोज शाम को गोलगप्पे अपने घर बीवी बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा। क्यों कहलाएगा बच्चे, सर क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस में से सामान लेकर जा रहे हैं पर्सनल पर्पस के लिए, तो इसीलिए हमने उसे क्या कहा, ड्राइंग्स कहा। फॉर एग्जांपल लगा लो, या फिर तुम ले लो कि आपके सर अपने बिजनेस में से पैसा निकलवा रहे हैं अपनी बेटी की फीस देने के लिए, तो ये भी क्या है, पर्सनल खर्चा है, और सर बिजनेस में से पैसा ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा। होप सो बच्चे ड्राइंग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है बच्चे एसेट। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चे, से ध्यान से समझिएगा, ये पूरी अकाउंटेंसी में आगे जाकर आपको बहुत परेशान करने वाला है। एसेट, इट रेफर्स टू प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस, इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट। एकदम सरल भाषा में समझेंगे इसे हम, बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में। ऐसी वस्तु, ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी चीज या कोई प्रॉपर्टी जिसपे हमारा हक है और वो आने वाले समय में हमें कोई पैसे वाला बेनिफिट दे, उसे हम क्या कहेंगे, एसेट। बच्चे तुम्हारा घर, तुम्हारी बिल्डिंग, तुम्हारा फर्नीचर, तुम्हारा बाइक, तुम्हारी स्कूटी, तुम्हारा गोल्ड, तुम्हारा पैसा, ये सब तुम्हारा क्या है, एसेट है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा इसके ऊपर हक है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं बच्चे, मेरे पास 2 कनाल जमीन पड़ी है, ठीक है, पहली चीज मेरा उसके ऊपर हक है, तो वो मेरा क्या हुआ, एसेट हुआ, ठीक है। और अगर कल को मैं उसको बेचूंगा तो मुझे क्या होगा, फायदा होगा, दैट्स वाई ये मेरा क्या है, ये लैंड क्या है, मेरी एसेट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, मेरा टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है, मेरी बसेस चलती हैं, ठीक है, जम्मू टू उधमपुर बसेस चलती हैं, तो वो बसेस मेरी क्या हैं, एसेट हैं। क्यों है बच्चे, क्योंकि मेरा उसके ऊपर हक है, और जब वो बसेस चलती हैं तो मेरे को इनकम आती है, उससे एक इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, इसीलिए मैं उसे क्या कहूंगा, एसेट कहूंगा। बच्चे तुम्हारे कपड़े, सब कुछ, तुम्हारा गोल्ड की चेन, तुम्हारा स्कूटर, तुम्हारा बाइक, तुम्हारा घर, फर्नीचर, ये सब तुम्हारा क्या है, एसेट है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा इसके ऊपर हक है, और ये तुम अगर कल को इसको बेचोगे या कुछ करोगे तो इससे तुम्हें क्या होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। अब बच्चे हम इसकी आगे हम बढ़ते हैं, एसेट्स की कुछ टाइप्स हैं उसकी ओर बढ़ते हैं, आइए। हाँ तो बच्चे हमने पीछे देखा कि एसेट्स क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे बच्चे कि एसेट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो पहली बच्चे हमारी जो एसेट की टाइप होती है उसे हम कहते हैं करंट एसेट्स। तो आइए पढ़ते हैं, दे आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन 1 ईयर। सरल भाषा में समझते हैं बच्चे, ऐसे एसेट, ऐसी वस्तु जो हम बिजनेस में लाए ही इसीलिए हैं ताकि हम उसे रीसेल कर सके, दोबारा से बेच सकें, उसे हम क्या कहेंगे, करंट एसेट्स कहेंगे। फिर से समझते हैं, ऐसे एसेट जो हम बिजनेस में लाए ही इसीलिए हैं ताकि हम उसे वापस दोबारा से बेच सकें, रीसेल कर सकें 1 साल के अंदर अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, करंट एसेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मेरा जूते का व्यापार है, मैं जूते बेचता हूं, तो मैं बिजनेस में जूते क्यों लाया हूं, ताकि उसे रीसेल कर सकूं। तो ये जूते मेरे लिए क्या है, करंट एसेट है बच्चे। होप सो बच्चे आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आती है बच्चे नॉन करंट एसेट्स। ये क्या होता है समझते हैं, दे आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस नॉट विद द पर्पस ऑफ रीसेल बट आर हेल्ड टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस। काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे एसेट जो बिजनेस में मैं लाया क्यों हूं, ताकि मैं उससे अपने बिजनेस के ऑपरेशंस करवा सकूं, बिजनेस के काम निकलवा सकूं, इसलिए नहीं लाया ताकि मैं उसे रीसेल करूं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं बच्चे, मेरा टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है, मैं 10-15 बसेस लाकर रख दी हैं यहां पे बिजनेस में। अब ये जो बसेस है तो ये मेरे एसेट हैं, पर कौन से एसेट हैं, नॉन करंट एसेट हैं। क्यों नॉन करंट एसेट है बच्चे, इसको समझते हैं बच्चे। मैं बिजनेस में बसेस इसलिए नहीं लाया ताकि मैं उसे रीसेल करूं, बल्कि इसलिए लाया हूं ताकि मैं इससे अपने बिजनेस के काम करवा सकूं। बसेस चलेंगी, इनकम आएगी, यही मेरा काम है, तो मैं लाया भी इसीलिए हूं इसको अपने बिजनेस में, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, ये नॉन करंट एसेट्स। फिर से समझ लेते हैं बच्चे,
ऐसे एसेट जो बिजनेस में हम इसलिए नहीं लाते बल्कि उसे हम रीसेल करें, बल्कि लाए इसीलिए हैं ताकि हम उससे अपने बिजनेस के ऑपरेशंस या अपने बिजनेस के काम निकलवा सकें, उसी को हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। उसकी दो बच्चे आती हैं टाइप्स, पहली आती है टेंजिबल, दूसरी आती है इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब तुम्हारा क्या है, टेंजिबल एसेट है। तो सर इनटेंजिबल कौन से हुए? सीधी सी बात बच्चे, जिनको आप छू नहीं सकते वो आपके लिए क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। अब दिमाग में प्रश्न आता है कि इनटेंजिबल एसेट्स कौन से हुए बच्चे? इसकी एक जीती जागती एग्जांपल है गुडविल। उसकी जीती जागती एग्जांपल क्या है? गुडविल है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, दो दुकानें हैं, ठीक है भाई, दो दुकानें हैं, एक दुकान का बहुत ज्यादा रेपुटेशन है, क्या है, बहुत ज्यादा रेपुटेशन है, बहुत ज्यादा नाम है। तो अब किस दुकान पे जाना पसंद करोगे? जिसका नाम है, रेपुटेशन है, जिसकी गुडविल है। तो भाई साहब हमें एक चीज पता चली कि गुडविल क्या है, नाम हो गया, फेम हो गया, रेपुटेशन हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। तो गुडविल क्यों इंटेंजिबल एसेट है? उस गुडविल को हम छू नहीं सकते, लेकिन वो उस बिजनेस के मालिक को इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, तो इसीलिए वो उसके लिए इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल को छू नहीं सकते और वो हमें क्या दे रहा है, फायदा दे रहा है उस दुकानदार को, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, वो इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा। होप सो बच्चे आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की ओर। हाँ तो बच्चे अभी तक हमने एसेट्स पढ़े, एसेट्स की कुछ टाइप्स पढ़ी। अब बच्चे हम एक और एसेट का नाम जानेंगे जिसका नाम है फिक्टिशियस एसेट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाता यूजुअली, लेकिन हमें समझना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि फिक्टिशियस एसेट्स किसे कहते हैं। दे आर दोज एसेट्स which are neither tangible nor intangible assets. They are the losses not written off in the year in which they are incurred but in more than one accounting period. समझते हैं बच्चे? बच्चे पहली चीज, ये एक ऐसी एसेट है ना तो टेंजिबल है ना तो इंटेंजिबल है। तो सर ये कौन सी बला है फिर? तो आइए समझते हैं। ये एक ऐसे नुकसान या एक ऐसे खर्चे हैं जिनको बच्चे जो जिस साल में वो खर्चा हुआ उस साल में मैं सिर्फ नहीं दिखाऊंगा बल्कि आने वाले कुछ सालों में उसे दिखाता रहूंगा। समझते हैं फिर से? ये बच्चे ऐसे नुकसान या ऐसे खर्चे हैं जिस साल में ये हुए हैं सिर्फ उसी साल में नहीं दिखाऊंगा बल्कि आने वाले कुछ सालों तक दिखाता रहूंगा। तो क्यों ऐसा है, एक एग्जांपल समझते हैं। मेरा इंस्टीट्यूट है बच्चे, मैंने इंस्टीट्यूट में क्या किया, एक खर्चा किया, एडवर्टीजमेंट करवाई। मैंने क्या करवाई, एडवर्टीजमेंट करवाई। 1 लाख रुपए की मेरी एडवर्टीजमेंट हो गई, खर्चा है, नुकसान है मेरे लिए, 1 लाख रुपया लग गया। तो बच्चे ये इससे जो मिलने वाला फायदा है वो मुझे 10 साल तक मिलेगा। ये जो मैंने एडवर्टीजमेंट करवाई है 1 लाख रुपए की, इससे जो मुझे फायदा वो 10 साल में मिलेगा। तो मैंने क्या किया, जिस साल ये खर्चा हुआ बच्चे, मैं इसे उस साल नहीं दिखाऊंगा सिर्फ, बल्कि क्या करूंगा, इसको टुकड़ों में अगले 10 साल तक दिखाता रहूंगा। क्यों दिखाता रहूंगा? क्योंकि इसका फायदा मुझे 10 साल तक मिल रहा है। इसी तरह के खर्चे जो है, नुकसान है, उन्हें हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। और इसका एक एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ तो बच्चे हमने जो लास्ट टर्म पढ़ी वो क्या थी, फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं। इसी के साथ हमारा एसेट वाला पार्ट एकदम खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारी नेक्स्ट टर्म आती है वो क्या है, लायबिलिटीज क्या होती हैं। बच्चे जितना हमारे लिए एसेट इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारे लिए समझना क्या जरूरी है, लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो आइए समझते हैं इसे। लायबिलिटीज मीन अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे तुम्हें वो पैसा चुकाना है, तो वो मेरे लिए क्या बन गई, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब सरल भाषा में समझते हैं, जिम्मेदारी होना कि मुझे वो पैसा लौटाना है, तो वो क्या है, लायबिलिटी। मेरी जिम्मेदारी है मुझे तुम्हें 1 लाख रुपया देना है, तो ये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। होप सो बच्चे तुम्हें लायबिलिटी समझ आ गया होगा। देन बच्चे लायबिलिटीज 2 तरह की होती हैं, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। 2 तरह की लायबिलिटीज होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। पहले
हम समझते हैं कि इंटरनल लायबिलिटी किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं पहले फिर से समझाने के लिए। देखिए बच्चे, अकाउंट्स जब आप बनाओगे तो एक चीज आपने अपने दिमाग में डालनी है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है वो क्या है, अलग है। मतलब कि जो बिजनेस है आपका और जो बिजनेस का मालिक है वो क्या है, अलग है। ये चीज अपने दिमाग में डालिए पहले, ठीक है। अब समझते हैं। एक समय था बच्चे जब बिजनेस की शुरुआत हुई, बिजनेस के मालिक ने 1 लाख रुपया क्या किया, 1 लाख रुपया बिजनेस में लाया। बिजनेस की शुरुआत हुई, बिजनेस के मालिक ने 1 लाख रुपया बिजनेस में लाया। तो अब बच्चे बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है वो 1 लाख रुपया चुकाने की। क्या ये चीज आपको समझ आई? फिर से समझते हैं। एक टाइम था जब बिजनेस की शुरुआत हुई, हमने बिजनेस शुरू किया तो मालिक ने 1 लाख रुपया लगा दिया बिजनेस में। अब बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मालिक को वो 1 लाख रुपया चुकाए इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पे जिम्मेदारी बनी मालिक के प्रति। क्या बनी? जिम्मेदारी बनी, लायबिलिटी बनी मालिक के प्रति। तो जब भी लायबिलिटी बिजनेस के अंदर वाले बंदे के लिए बनेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल लायबिलिटी। क्या बोलेंगे हम? इंटरनल लायबिलिटी। खुद समझो बच्चे, बिजनेस की जिम्मेदारी बिजनेस के मालिक के प्रति बनी, मतलब कि ये एक ऐसी लायबिलिटी है जो बिजनेस के अंदर ही किसी के लिए बन रही है, तो इसीलिए ये कौन सी लायबिलिटी हुई? इंटरनल लायबिलिटी। अब समझते हैं बच्चे एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मेरा बिजनेस है, मैं चलो इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, ठीक है। मैंने किसी बिजनेस के बाहर वाले बंदे को पैसा देना है, किसी बाहर वाले बंदे को पैसा देना है, तो यहां पे जिम्मेदारी बाहर वाले बंदे के लिए बनी है, तो ये कौन सी लायबिलिटी हुई? एक्सटर्नल लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी हुई बच्चे? एक्सटर्नल लायबिलिटी। होप सो बच्चे आपको इंटरनल और एक्सटर्नल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो 2 चीजें आती हैं वो कौन सी 2 तरह की लायबिलिटीज हैं? नॉन करंट और करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटीज? नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले समझते हैं, बहुत आसान है। नॉन करंट लायबिलिटीज एक ऐसी लायबिलिटीज हैं जो 1 साल के ज्यादा तक के समय में आपको पे करनी है। मतलब मोर देन 1 ईयर के पीरियड में आपको वो पे करनी है। 1 साल के ज्यादा तक के समय में आपको वो लायबिलिटी पे करनी है। तो कौन सी लायबिलिटी हुई? नॉन करंट लायबिलिटी हुई। और उसी के साथ अगर करंट लायबिलिटी समझे तो क्या हुआ? करंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जो आपको 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करनी है। इनकी एग्जांपल आती है, नॉन करंट लायबिलिटीज की एग्जांपल आ जाएगी तुम्हारी लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी आपकी आ जाएगी शॉर्ट टर्म लोन्स। होप सो बच्चे आपको लायबिलिटीज वाला पार्ट समझ आया होगा। अगर बच्चे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोटिवेशन हमें मिलती रहेगी और हम इसी तरह से वीडियो को बनाते रहेंगे।